हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आ जाइए। सो वेलकम बैक गाइस। लॉ बाइट्स का ये जो हमारी सीरीज चल रही है, एक्चुअली इट्स एन ऑन गोइंग सीरीज, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बड़े बड़े इम्पैक्ट रखते हैं, और मैं उन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों को यहां पर इस सीरीज में लेकर आता हूं। आज देखो यार, चाणक्य 4.0 हो या फिर संचय बैच हो, है ना, बैच के नाम हमारे चेंज हो सकते हैं। हमारा जो कंटेंट है टॉप नॉच, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है। सो ये वीडियो नंबर 6 है। बच्चे पूछेंगे सर लॉ बाइट्स में वीडियो नंबर 6 कैसे आ गया है। बेटा टोटल 5 वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुके होंगे। 5 वीडियोस हैं लॉ बाइट्स के, आप लोग सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। यू हैव टू जस्ट सर्च लॉ बाइट्स बाय सीजे। ठीक है। और इसमें आपको 5 वीडियोस दिखेंगे। दिस इज योर 6th वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। आई नो टाइप्स ऑफ कंपनीज फाउंडेशन लेवल पे काफी सारी कंपनीज है, एंड इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कवर इन अ बाइट साइज। बाइट साइज में कंपनीज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले से एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूं, ये जो वीडियो होने वाला है रिवीजन पर्पस के लिए होने वाला है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, जैसे मैंने डिसऑनर के ऊपर बनाया, आधे घंटे के अंदर मैंने डिटेल्ड डिसऑनर ऑफ चेक और मैंने आपको बाउंसिंग ऑफ चेक के बीच में डिफरेंस बताया। आप देखोगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बताया, डिटेल्ड जाकर मैंने बताया। मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बताया, तो मैंने पूरा वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल तरीके से समझाया। यहां पर मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज को रिवाइज करवा दूं अच्छे से, बहुत ही ज्यादा कम समय के अंदर। कितना समय लगता है आई डोंट नो, आई वोंट प्रॉमिस एनीथिंग। थोड़ा बाइट साइज से हल्का सा बड़ा हो सकता है वीडियो, तो मेरे साथ में रहना, है ना। बट चलो स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार एनर्जी के साथ में। कम ऑन एवरीवन, अपनी स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। वीडियो नंबर 6 लॉ बाइट्स में आप लोगों का स्वागत है। देखो यार, मुझे एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ कंपनीज आपके कौन से चैप्टर के अंदर है? टाइप्स ऑफ कंपनीज आपके ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के अंदर कवर किया जाता है ना। कंपनीज एक्ट में अगर आप देखोगे ये चैप्टर के अंदर, तो सेक्शन नंबर 2 है, जो कि डेफिनेशन का सेक्शन होता है। हर एक एक्ट के अंदर, हर एक एक्ट के अंदर ऐसा बोला जाता है। कुछ एक्ट्स है जहां पर सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का नहीं होता है, बट अभी फाउंडेशन लेवल पे आपको उनकी चर्चा करके कोई मतलब भी नहीं है। कुछ सेक्शंस नहीं, क्लॉजेस है। क्या बोलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 के अंदर? सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस होती है। डेफिनेशंस जो होती है वो सब सेक्शंस के फॉर्मेट में नहीं होती, उनको क्लॉजेस बोला जाता है। आप लोगों को यह बताया जा चुका है। तो बहुत सारे क्लॉजेस जो यहां पर हम लोग कवर करने वाले। मैंने एक लंबी छड़ी यहां पर लगा रखी है, आप लोग देखो। 6, 21, 22, 45, 46, 47, 52, 62, 68, 71, 72, 85, 87, 92। अब जिन बच्चों को याद है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 22 का मतलब क्या है, 21 का मतलब क्या है। 6 मतलब एसोसिएट कंपनी है, ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है ना। आपके पास में गवर्नमेंट कंपनी है ना। ये सब चीजें आपके पास में ओपीसी है, आपके पास में प्राइवेट है, आपके पास में पब्लिक कंपनी है, आपके पास में पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना। तो ये सब चीजें मैंने यहां पर लिख दी है। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी आती है, निधि कंपनी आती है जिसका सेक्शन 406 होता है, और डोरमेंट कंपनी आती है जिसका सेक्शन 455 होता है। तो इन चीजों को हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्या बेसिस है जिस बेसिस पे कंपनीज को यहां पर डिवाइड किया जाता है। अगर कोई बच्चा पहली दफा ये देख रहा है और सिर्फ वो इतना ही जानना चाहता है कि मुझे सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, तो आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो बेटा। एकदम बाइट साइज में वीडियो, आप आराम से देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो, कंपनीज को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के हिसाब से, कि कंपनी को नाम दिया जाता है और मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात करी जाती है। हल्का सा बेसिक टच करना चाहूंगा। कंपनी जो होता है, कंपनी के फीचर्स के अंदर एक बात हम लोग देखते हैं, आई टॉप क्लास। आई टॉप क्लास मतलब, ये मेरा निमोनिक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते होंगे उनको पता होगा। मतलब कि इसमें एक सबसे बड़ा फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, और एक सबसे बड़ा फीचर होता है दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी का। लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब यह है कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। मैं डायलॉग बोल देता हूं, कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम इट्स कंपनी। डेट्स, liabilities, contracts, loans of a company is not for the members और is not of the members। members के लिए नहीं है, अलग है, बराबर है।
इसीलिए लाइबिलिटी का डिस्कशन यहां पर जब भी किया जाता है तो कंपनी की लाइबिलिटी को अलग रखा जाता है, मेंबर की लाइबिलिटी को अलग से डिस्कस किया जाता है। मेंबर की लाइबिलिटी के बारे में यहां पर बोला जाता है अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, अगेन बोलता हूं, नाम कंपनी का, लाइबिलिटी मेंबर की। अनलिमिटेड कंपनी है मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की। लिमिटेड कंपनी है मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कैसे? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लाइबिलिटी को साइड में रखूं, अगर मैं मेंबर्स के हिसाब से जाऊं, मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज जाता हूं, तो देखो एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, दो ही होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स अगर आप देखने जाओगे ना, या तो प्राइवेट कंपनी दिखेगा या पब्लिक कंपनी दिखेगा। नाउ प्राइवेट के अंदर अगर आप जाओगे तो प्राइवेट के अंदर आपको दो स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज दिखेगी। एक आपको दिखेगा 1% कंपनी और दूसरी आपको दिखेगी स्मॉल कंपनी। गॉट इट? गॉट इट? चार यहां पर हो गई, बराबर है, और तीन यहां पर हो गई, चार और तीन सात यहां पर हो गई ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल की जब हम लोग बात करते हैं ना, एक बड़ी कंपनी होती है, एक छोटी कंपनी होती है, बराबर है। बड़ी वाली कंपनी जो छोटी कंपनी में कंट्रोल करती है, उस कंपनी को बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, है ना। उससे जो छोटी वाली कंपनी होती है उसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। और इनके साथ में एक जुड़ी हुई कंपनी है जो एसोसिएट कंपनी होती है। ये तीन यहां पर हो जाएगा, 7 और 3 10। अगला बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। ना लिस्टेड कंपनीज के बारे में ना, ये एक धारणा है, लिस्टेड कंपनीज के बारे में एक ऐसा ना विचार चलता है कि लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती है जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। नाउ यही डेफिनेशन आपको फाउंडेशन लेवल पे दे रखी है, मैं आपको ये बताऊंगा 4 मिनट के अंदर, आपको इतना ही पढ़ना है, बट मैं अभी से बता देता हूं। ये जो डेफिनेशन आप फाउंडेशन पे पढ़ते हो, ये कुछ भी नहीं है। इंटरमीडिएट के नॉलेज के लिए आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट बाय पीडब्ल्यू के चैनल पे जाना पड़ेगा, है ना। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, वहां के सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन में जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो वो इतनी सी है, पूरी भी नहीं है, और आपको इसका जो मेन प्रोवाइजो है वो नहीं पढ़ाया जाता है, वो हम इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ते हैं। सर ये एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों दे रहे हो? बेटा मेरी बात सुन ले यार, सिर्फ फाउंडेशन में रह के पढ़ाई करना है क्या? नहीं ना। फाउंडेशन स्टार्ट इसलिए किया कि इंटर के अंदर जाएगा ना। अब एज अ टीचर जो फाउंडेशन इंटर फाइनल सब चीजें देख चुका है, पढ़ा चुका है, पढ़ा रहा हूं, क्या होता ना, हम लोग ना इंटर का नॉलेज पास ऑन करते हैं कभी कभी फाउंडेशन पे, ताकि आप लोगों को ना एक अच्छे से ब्रिज मिले। और मैं अगर वो चीज कर रहा हूं तो मुझे आपको नॉलेज देना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं मेरे इस नॉलेज का फायदा मिलेगा कि मैं फाउंडेशन को इंटरमीडिएट के साथ में हमेशा लिंक करके बताऊंगा, ताकि आप ना इंटरमीडिएट में कभी भी जाकर आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये क्या हो गया। नहीं, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सीजे ने बोला था, यार सीजे सर ने बताया था, वैसा ही हो रहा है। ठीक है। लास्ट में आता है कुछ अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी में आपके पास में फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, निधि कंपनी है, और पीएफआई यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऑल्दो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी, बट इसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर भी है। तो चलो धुरंधर तरीके से स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने स्पीड एकदम स्लो रखी थी, इंट्रोडक्शन था, अब अपन स्पीड के साथ में यहां पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेकिन सारी शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं हमारा माई बाप। हमारा माई बाप कौन है? यहां पर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूं। थोड़ी बहुत चीजें देखना बेटा। अगर कंपनीज एक्ट की बात आ रही है तो ऑब्वियसली आपका एमसीए यहां पर आएगा। एलएलपी एक्ट की बात आ रही है, एमसीए यहां पर आएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगी। चलो मैं जाता हूं, मैं टाइप करता हूं एमसीए, राइट, एमसीए। ओके, ये हो गया आपका एमसीए। ओके सुपर, आ जाओ आप। अब सुनना, एमसीए की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, हम बेयर एक्ट यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, डेटा एंड रिपोर्ट्स के अंदर आप जाओगे। डेटा एंड रिपोर्ट्स के अंदर आप लोग जाओगे तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप वेबसाइट पे भी रहते हो ना, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिलती है। मैं आपको बताता हूं, देखो जस्ट अ सेकेंड, हो जा भाई, जस्ट अ सेकेंड, इसको लोड होने दो। हाँ, इधर आ जाओ आप। डेटा एंड रिपोर्ट्स पे अगर आप जाते हो ना, तो आपको यहां पर फेस पे ना बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी, एनुअल रिपोर्ट वगैरह 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 वगैरह। हमको क्या चाहिए? हमको डिटेलिंग चाहिए। अब यहां पर ना एमसीए क्या करता है, एमसीए मंथली बेसिस पे ना यहां पर रिपोर्ट्स निकालता है, बराबर है। मंथली बेसिस पे यहां पर रिपोर्ट्स निकालता है, जिसको मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से बोलते हैं हम लोग। मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जैसे मार्च तक का डेटा हमारे पास में यहां पर अवेलेबल है। चलो इसको खोलते हैं अपन। अब देखो, ये मार्च का जो डेटा रहता है ना, ये पूरा मार्च 2026 तक का इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखा है कि इंडिया में कितनी कंपनीज हैं, कितनी एक्टिव कंपनीज है, 1% कंपनी कितनी है, एलएलपी कितनी है, वगैरह वगैरह सारी बातें लिखी रहती है।
अब मुझे आप लोगों को सबसे मेन बात ये बताना है, 31 मार्च 2026 तक का ये डेटा है, बहुत ही शानदार। आ जाओ, देखो दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक्टिव कंपनीज कितनी है इंडिया के अंदर, 20,78,000, 20,78,000 कंपनीज, एक्टिव कंपनीज है इंडिया के अंदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 31 मार्च 2026 तक। उसमें से लिमिटेड बाय शेयर्स आपकी 98% सब्सटेंशियली, 96% सब्सटेंशियली जो कंपनीज है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ कंपनीज कौन सी चलती है। लिमिटेड बाय गारंटी अगर आप देखोगे तो 18,500 लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है। और ये नंबर देखो जरा, अनलिमिटेड कंपनी मात्र 308 है, 308, दैट्स इट, बराबर है। अब सुनना, लिमिटेड बाय शेयर्स हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में हो सकता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में हो सकता है। जरा देखो आप, अब पब्लिक कंपनीज की संख्या कितनी है इंडिया के अंदर और प्राइवेट कंपनीज की संख्या कितनी है। टोटल 20,78,000 में से 20,59,000 तो लिमिटेड बाय शेयर्स है। इसमें से प्राइवेट कंपनी कितनी है, 19,87,000, 19,87,000 तो भाई साहब यहां से आ गया है। ओहो हो। अच्छा मेरी बात समझना, पब्लिक कंपनी मात्र कितनी है, 72,222। ओए होए सर, यहां पर पब्लिक कंपनी कितनी है, 2,553। अब सुनो, हम सोचते हैं सर लिस्टेड कंपनी बहुत सारी होगी जो सिक्योरिटीज लिस्ट करके बैठी हुई है, देख लो जरा नंबर देख लो कितनी सी है। पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनी 7299 यहां पर है, और यहां पर लिस्टेड कंपनी 14 है, 14 है। मतलब अगर मैं इसको 7300 मानूं और इसको 14 मानूं तो भाई साहब 7314 या 7313, 7,313 पब्लिक कंपनीज हैं जो लिस्टेड है मात्र इंडिया के अंदर। 7,300 कंपनी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, लुकिंग एट द बिजनेस एंड द पॉपुलेशन वी हैव, करेक्ट है। इसीलिए यहां पर कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कंपनीज एक्ट का नया अमेंडमेंट बिल पेश हो गया 2026, बराबर है ना, इसलिए सारी चीजें आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, अनलिमिटेड कंपनी 308 है, इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इररिलेवेंट है। कैसे इररिलेवेंट है, हमको संख्या से मालूम चल रहा है, ये एक्चुअल नंबर्स है कि ये ऐसी फॉर्म ऑफ कंपनी जो हो सकता है पेपर पे हो, बहुत लिमिटेड चीज के लिए बनाई जाती हो, जिसका इतना कोई काम नहीं है, बराबर है। लिमिटेड बाय शेयर्स एकदम प्रीडोमिनेंटली यही कंपनी होती है, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा है, पब्लिक कंपनी कम है, और लिमिटेड बाय गारंटी है पर वो कम कंपनीज है। देखो यार, ये डेटा जो है ना बेटा, ये डेटा आप लोगों को ना मंथली बुलेटिन में मिल जाएगा एमसीए की वेबसाइट पे हमेशा। और ये सिर्फ इसका नहीं मिलेगा, आपको 1% कंपनी का भी मिल जाएगा इसी डॉक्यूमेंट के नीचे। आपको स्टेट वाइज मिल जाएगा, स्टेट वाइज कितनी कंपनीज है, आपको इंडस्ट्री वाइड मिल जाएगा। अब आप देखो, रजिस्टर्ड कंपनीज तो 31 लाख है, 31 लाख में से एक्टिव कंपनी मात्र 20 लाख है। अब आपको यह फर्क समझ में आना चाहिए। आपको पता है इतनी कंपनीज क्लोज्ड हो चुकी है, 9,74,000, 9,74,000 कंपनीज बंद हो चुकी है। डोरमेंट कंपनीज आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 455 के अंदर, ऐसी कंपनीज जो डोरमेंट का स्टेटस ले चुकी है, जिनको दिया जा चुका है, वो 2,585 कंपनीज है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसी कंपनीज जो लिक्विडेशन में जा चुकी है, ऐसी कंपनी जिनका नाम स्ट्राइक ऑफ होने वाला है, जो प्रोसेस के अंदर है, और ऐसी कंपनी ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, अभी NAEF आपके काम का नहीं है। चलो मेरी बात सुनो, मतलब सर 31 लाख कंपनीज में से 20.5 लाख कंपनीज ही एक्टिव है, उसमें से मेजॉरिटी हमारे पास में प्राइवेट कंपनी है। तो चलो ये सर हमको बातें समझ में आई, अच्छा लगा, इससे हमको ये समझ में आया किस पे ध्यान देना है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर मैं आपसे बताऊं, क्लॉजेस नंबर मैंने यहां पर लिख रखे, अनलिमिटेड 92 के अंदर है, शेयर्स 22 के अंदर है, और गारंटी 21 के अंदर है। अगर आप मुझसे अनलिमिटेड कंपनी की बात करोगे, अनलिमिटेड कंपनीज का नाम ही अनलिमिटेड है, इसके पीछे कारण क्या है कि उनकी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब प्रश्न यह है, क्या कोई लिमिट है मेंबर्स की लाइबिलिटी पे? द आंसर इज नो। सर एक बात बताओ ना, मैं मेंबर हूं तो मेरी लाइबिलिटी है, जाहिर सी बात है। सर मैं मेंबर नहीं हूं तो मेरी लाइबिलिटी भी नहीं है, जाहिर सी बात है, सही बात है। योर लाइबिलिटी सीजेस व्हेन यू सीजेस टू बी अ मेंबर। आप जब तक मेंबर हो आपकी लाइबिलिटी रहेगी, अगर आप मेंबर नहीं हो तो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। प्रश्न यह है, क्या पूरे टाइम अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी मतलब इसमें तेरा घर जाएगा, जूता जाएगा, कपड़ा जाएगा, सब जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई अगर कंपनी का डेट तूने नहीं चुकाया, मतलब सारे मेंबर्स के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनी का डेट तुम लोग चुकाओ भाई साहब। लेकिन कब? क्या जीवन भर इतना प्रेशर में रहेंगे? नहीं, जीवन भर नहीं। आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है कब? कब अनलिमिटेड होती है? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, जब कंपनी की हालत खराब होती है। अगर कंपनी वाइंड अप में नहीं जा रही है, कंपनी एकदम गोइंग कंसर्न में है, कंपनी एकदम बढ़िया चल रही है,
तब लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, तब लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, बराबर है। अच्छा, मेंबर्स को बुलाया जा सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। बहुत ही सुंदर बात है। मुझे एक बात बताओ, तो कंपनी का लाइबिलिटी जितना है उतना मेंबर का लाइबिलिटी हो जाएगा? द आंसर इज यस। जनरली ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, ये एक मेंबर को बोला गया कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या वो मेंबर बोल सकता है कि ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑल्सो? वो बिल्कुल बोल सकता है कि सिर्फ मेरी क्यों अकेले की हालत खराब कर रहे हो, आप सबकी हालत खराब करो। सो अनलिमिटेड कंपनी में आपको कुछ ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बराबर है। इधर आ जाओ, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अनलिमिटेड कंपनी में आपको ये ध्यान रखना है कि मेंबर की लाइबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं 92 क्लॉज के अंदर। इट इज अ कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ओनली व्हेन कंपनी इज वाउंड अप। बिफोर वाइंडिंग अप मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, नॉट इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न। मैंने लिख दिया है। मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा, कौन कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाएगा? जब कंपनी वाइंड अप होती है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है, बराबर है। तो वो यहां पर आता है और वो बोलता है कि आप कंट्रीब्यूट करो। मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो कंपनी के डेट्स और लाइबिलिटीज के बराबर होती है, और मेंबर्स कैन कॉल अदर मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट एज वेल। एक क्वेश्चन आता है, क्या क्रेडिटर अनलिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल सकता है कि तू मुझे पैसे दे? नहीं, नहीं, क्रेडिटर पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि वाइंडिंग अप के केस में कंपनी नहीं गई है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप के केस में जाती होती तो यहां पर ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलता कि आप कंट्रीब्यूट करो, तो हम बात मानते भी। तो ये आपकी अनलिमिटेड कंपनी होती है, एज सिंपल एज दैट। अब आगे आ जाओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। जो शेयर्स वाली कंपनी है वो 22 के अंदर है, और जो गारंटी वाली कंपनी है वो 21 के अंदर। देखो, शेयर्स वाली कंपनी में बहुत सिंपल सा एक मेथड है। कंपनी ने पैसा लिया और उसके बदले में शेयर्स को अलॉट किया। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। शेयर मतलब पूरी कंपनी के अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल में आपको टुकड़ा दिया गया है। अब वो शेयर आपके पास में है, मतलब आपके पास में उतना राइट मिला है कंपनी के साथ में, आपको उतनी ओनरशिप मिली आपको कंपनी के साथ में। एक शेयर 10 रुपए का है, आपको बोला गया कि 10 रुपए पे कर। कब? पूरे लाइफ टाइम में। तो अगर आपने 8 रुपए पे कर दिए तो आपके 2 रुपए बचे हुए हैं। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी? जितना पैसा अनपेड है आपके शेयर्स के ऊपर, उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होती है। इसलिए उसको बोला जाता है लिमिटेड बाय शेयर्स। मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, बहुत अंदर तक नहीं जा रहा हूं। स्टार शीट्स भी आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग रिवाइज कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अच्छा, ये लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो भी होगी, ये कैसे मालूम चलेगा? कहां लिखा रहेगा बेटा? ये मेमोरेंडम के अंदर लिखा रहेगा। आपको बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लॉजेस होते हैं, सन क्लोज, SSONNCL। मां बोलता हूं मेमोरेंडम को, सबसे क्लोज कौन होता है? सन होता है, बेटा होता है, सन क्लोज। सन क्लोज में आपके पास में एक लाइबिलिटी क्लॉज होता है। लाइबिलिटी क्लॉज में आप वहां पर लिखा जाता है कि आपकी लाइबिलिटी का नेचर क्या है मेंबर्स की। वहां पर जब लिखा रहेगा लिमिटेड बाय द शेयर्स का जो अनपेड अमाउंट है, मींस यू आर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर वहां पर ऐसा लिखा हुआ है मेमोरेंडम के अंदर दैट आपके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द गारंटी विच इज गिवन बाय द मेंबर्स, तो भाई साहब फिर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, बराबर है। मैं उस पे बाद में आता हूं, पहले शेयर्स को खत्म करते हैं हम लोग। तो शेयर्स पे अगर लिमिटेड बाय शेयर्स हो, कंपनी पैसा मांग सकती है। कब? कभी भी। कंपनी कभी भी वैलिड कॉल करेगी, कंपनी कभी भी वैलिड कॉल करेगी और वो आपसे पैसा ले सकती है। क्या कंपनी के डेट से आपको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट होगा 5 करोड़ रुपए का, लेकिन आपने 500 शेयर ले रखे हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, आप मैक्सिमम 5,000 रुपए दोगे। सॉरी कंपनी, 5 करोड़ तो नहीं, 5,000 है मेरे पास में, मैं उतना ही दे सकता हूं, बस बात खत्म, बात खत्म। बट कंपनी ये पैसा आपसे कभी भी वैलिड कॉल करके मांग सकती है, और कभी भी मेंबर की सेपरेट प्रॉपर्टी को यहां पर कंपनी के डेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? देखो, गारंटी में ये होता है, ये ऐसी कंपनीज होती है ना जिनको शुरुआत में ना बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनसे पैसा मिल चुका है, उसके पास में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा है, इनिशियल कैपिटल उसको चाहिए नहीं। अब वो कह रही है मुझे कैपिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बुरे दिन में सपोर्ट चाहिए रहेगा। बुरे दिन मतलब वाइंडिंग अप के केस में। तो वो क्या बोलती है कि कुछ मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स ना गारंटी दे रहे हैं कि सुन भाई, जब तेरे बुरे दिन आएंगे, जब तू वाइंडिंग अप में जाएगी, हम लोग खड़े हैं तेरे लिए। हम 5 लोग खड़े, हम पांचों तेरे मेंबर्स हैं। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, हम सब मिलकर तुझे 5 लाख रुपए दे देंगे, तू चिंता मत कर, ठीक है? लेकिन 5 लाख ही देंगे, 1-1 लाख की गारंटी दी हम लोगों ने। तो सुनो, जब कंपनी का मेमोरेंडम ये बोलता है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ना, वो कितनी रहेगी? वो वाइंडिंग अप के केस में उतनी रहेगी,
वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कितने अमाउंट तक करेंगे? जितना उन्होंने यहां पर गारंटी दिया है। गारंटीड कंपनी के मेंबर हो, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू अ स्टिपुलेटेड सम, जो मेमोरेंडम में बताया गया है कि भाई साहब हर मेंबर की 1-1 लाख रुपए की गारंटी है। तो सर, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी में सबसे बड़ा फर्क, वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है। हां, कॉमन बात क्या है? वो भी वाइंडिंग अप पे ट्रिगर होती है, ये भी वाइंडिंग अप पे ट्रिगर होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन गारंटी कंपनी के अंदर भी मेंबर हमेशा अनलिमिटेड हमेशा लायबल नहीं होता है, वो सिर्फ लायबल होता है वाइंडिंग अप के केस में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर जी एक बात बताओ, गारंटी के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ गारंटी, जो मेमोरेंडम के अंदर लिखा गया है, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मेंबर्स लायबिलिटी कैन नॉट गो बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ गारंटी जो इन्होंने दी है। ये ऐसी कंपनीज के लिए सूटेबल होता है जिनको इनिशियल कैपिटल की जरूरत नहीं होती, उनके पास में इनिशियल कैपिटल का पैसा अच्छा खासा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ये होता है 22 के अंदर कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ओनली अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर्स। और ये ह्यूज कैपिटल जब शुरुआत में रिक्वायर्ड होती है, जिनको बेटा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिला है, तो वो फटाफट लोगों से पैसा लेते हैं और उनको शेयर्स अलॉट करते हैं, तो वो बनाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एज सिंपल एज दैट। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हो तो आप देख लो, मेमोरेंडम में जब लिखा होगा अप टू गारंटीड अमाउंट तो गारंटी कंपनी, मेमोरेंडम में जब लिखा होगा अप टू अनपेड अमाउंट तो शेयर कैपिटल कंपनी। सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में गारंटी कंपनी पैसा ले सकती है, ये कभी भी ले सकती है ना। ये अनपेड अमाउंट तक पैसा ले सकती है, ये गारंटी अमाउंट तक ले सकती है। सूटेबिलिटी, गारंटी कंपनी वो बनाएगा जो ह्यूज कैपिटल जिसको शुरुआत में जरूरत नहीं है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कौन बनाएगा? जिसको शुरुआत में फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, ह्यूज इनिशियल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, गॉट इट। चलो बहुत ही बढ़िया। यूजुअली गारंटी कंपनी पता है कौन सी बनाई जाती है? जहां पर लोग ना ज्यादा धंधा नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, है ना, वो कुछ अच्छी एसोसिएशन बनाकर बैठे हैं। उनका कहना है कि देखो यार, हम ना यहाँ पर गारंटी वाली कंपनी बनाते हैं, कुछ मेंबर्स रहेंगे, अगर आपातकालीन स्थिति आ गई, इमरजेंसी आ गई, वाइंडिंग अप करना पड़ा, एसेट्स मेरे 1 लाख रह गए, लायबिलिटी मेरी 2 लाख रह गई, है ना, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? तो ये मेंबर्स है, इन्होंने गारंटी दे रखी है, हम सब मिलकर 1 लाख रुपए की भरपाई कर देंगे, बाहर वाले लोगों का पैसा दे देंगे। तो गारंटी कंपनी यूजुअली ये वाली कंपनीज बनती है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए शीट है बेटा, अगर आपको चाहिए लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी तो आप इसको रिफर कर सकते हो। मैंने केस लॉ भी यहां पर लिख रखा है। दोनों कंपनी में कॉमन ये है फीचर्स की दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी चलती है, बराबर है, और मेंबर की लायबिलिटी यहां पर लिमिटेड होती है शेयर्स और गारंटी के अंदर, तो आप इसको देख सकते हो। अगला आता है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स के बेसिस पे यानी कि साइज के बेसिस पे, प्राइवेट कंपनी 68 क्लॉज के अंदर और पब्लिक कंपनी 71 क्लॉज के अंदर, फिर ओपीसी आएगा 62 के अंदर और स्मॉल कंपनी आएगा 85 के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो दो ही यहां पर डिवीजन किए गए, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट के अंदर आपको ओपीसी और स्मॉल कंपनी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को मैं ऐसे पढ़ाता हूं, प्राइवेट PPRR लिमिटेड। PPRR लिमिटेड का मतलब 3 मेजर फीचर्स है जो आप फाउंडेशन में पढ़ते हो। सबसे पहला फीचर है कि प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है, पी से प्रोहिबिट एंड पी से पब्लिक, कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो कि आओ मुझे पैसा दो और मेरी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, नहीं। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। वो पब्लिक से प्रोहिबिटेड है, पैसा नहीं ले सकती। रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसका मतलब देखो हमने मना नहीं किया है, हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर अगर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है वो कर सकता है, विद इन दी मेंबर्स कर सकता है। इनफैक्ट आगे जाके आप इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ोगे कि विद इन दी मेंबर्स एंड रिलेटिव्स अगर करना है तो भी कर सकता है, लेकिन वो बाहर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, आपको आर्टिकल को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोहिबिट नहीं करा है बट रेस्ट्रिक्शन है ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एंड थर्ड पॉइंट इज लिमिट, 200 तक के मेंबर्स आपके पास में हो सकते हैं। इसका एक ही एक्सेप्शन है, ओपीसी। ओपीसी में 1 मेंबर ही रहता है, 1 मेंबर ही रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ 1 ही रहता है। सो प्राइवेट कंपनी में आपको PPR और लिमिटेड ऐसे आपको डेफिनेशन बनानी है 68 के अंदर। ओपीसी और स्मॉल भी प्राइवेट कंपनी का ही एक तरीका है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं। अब मेरी बात सुनना, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी अलग स्टाइल से बनाई गई है 71 क्लॉज के अंदर। पब्लिक कंपनी ये बोलती है आई एम अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या बोलती है कि मैं प्राइवेट कंपनी नहीं हूं,
तो मैं पब्लिक कंपनी हूं। मतलब मेरे आर्टिकल में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब ना मेरे पास में डबल पी है, ना मेरे पास में आर है, ना मेरे पास में लिमिटेड है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप अनगिनत मेंबर्स यहां पर रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, पब्लिक का पैसा ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर के ऊपर और कोई लिमिट भी नहीं लगाई गई है। लेकिन पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला तो वो नेचर बताता है और दूसरा वो क्या बताता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी की बात करता है। अब क्या है कि जैसे आप पब्लिक कंपनी हो, बराबर है, और आपने क्या कर रखा है, आप एक पब्लिक कंपनी हो, है ना, और आप एक होल्डिंग कंपनी हो और आपकी एक सब्सिडरी है, आपकी एक सब्सिडरी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। बहुत ध्यान से सुनना, आप बड़ी कंपनी हो, मतलब आप होल्ड करते हो। मतलब मेरी बात सुनो, पिताजी है और पिताजी का जो बेटा है, तो बेटे के अंदर पिताजी के ही गुण आते हैं। बोलते ना ये बेटा बिल्कुल बाप पे गया है। तो अगर ये बाप है और अगर ये बेटा है, बाप अगर पब्लिक कंपनी है और बेटा अगर प्राइवेट कंपनी है, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी यहां पर पब्लिक कंपनी माना जाता है। माना जाता है इसका मतलब इसको बोला जाता है डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब बच्चे सोचते हैं कि सर 2 मिनट, अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है और सब्सिडरी कंपनी अगर प्राइवेट है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाता है। बट सर, उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में तो लिखा रहेगा रेस्ट्रिक्शन, भले ही लिखा हो तो भी हम उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। अब सुनना, बेनिफिट के लिए नहीं, नॉट फॉर दी बेनिफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है अब ये भी पब्लिक से पैसा ले सकती है, नहीं, बट फॉर द कंप्लायंस पर्पस, बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस, रिपोर्टिंग, आपको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। आपको बेनिफिट के लिए पब्लिक कंपनी नहीं माना जाएगा। इसीलिए सेकंड पार्ट जो है वो यही लिखा हुआ है, आप लोग देखो यहां पर सेकेंड पार्ट में बोला गया है, अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of a public company is treated as a deemed public company even if it continues to be a private company in the articles में भले उसके वहां पर लिखा हो तो भी हम उसको प्राइवेट कंपनी ही पब्लिक कंपनी मानेंगे कंप्लायंस पर्पस के लिए। प्राइवेट कंपनी में एक बात आती है, उसके बारे में वीडियो नहीं है, बट वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैं पॉइंट कवर कर रहा हूं। 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। 200 मेंबर्स की काउंटिंग में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। उसमें से पहले मैं 2 बातें बताता हूं। कौन काउंट नहीं किया जाता है 200 मेंबर्स के अंदर? एक प्राइवेट कंपनी, लेट्स से टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड भले ही होल्डिंग कंपनी है बड़ी बड़ी कंपनीज की, जैसे टीसीएस की, टाटा मोटर्स की, वो सब लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, लेकिन जो मेन कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स ही होंगे। पर सर आपको क्या लगता है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 200 मेंबर्स ही होंगे तो क्या उसके इंप्लॉइज भी 200 होंगे? नहीं, हजारों में इंप्लॉइज है। तो सर क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर्स अलॉट कर सकती है? बिंदास कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या उसको 200 के अंदर काउंट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। देखो, इसीलिए उन्होंने बोला 200 जब भी काउंट करोगे एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज को काउंट मत करना, पॉइंट नंबर 1। आपके ऐसे एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज जिनको आपने मेंबर बना रखा है आप उनको काउंट मत करना 200 के अंदर। दूसरा, आपके जो पुराने इंप्लॉइज हैं, जो पुराने इंप्लॉइज है, मतलब आज की तारीख में इंप्लॉय नहीं है, वो आपके फॉर्मर यानी कि एक्स इंप्लॉई है, आप उनको भी काउंट मत करना। बट शर्त क्या है? 2 बातें ध्यान रखना। फॉर्मर इंप्लॉय तो है, लेकिन वो मेंबर कब बने? तो हमने बोला कि वो मेंबर तब बने जब वो इंप्लॉयमेंट में थे। तो आज से 4 साल पहले कोई पर्सन मेरे इंप्लॉयमेंट में था, नौकरी करता था, उस टाइम पे उसको मेंबर बनाया था, वो नौकरी छोड़ चुका है पर वो आज तक शेयर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है। वो आज तक कंटिन्यू टू बी अ मेंबर इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन सीज्ड। एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है पर वो मेंबर आज तक है। तो वो मेरा एक्स इंप्लॉय है और वो इंप्लॉय जब था तब वो मेंबर बना था। आज वो मेंबर है पर इंप्लॉय नहीं है, तो भी मैं उसको 200 में काउंट नहीं करूंगा। इसको मेरी लैंग्वेज में पता है क्या बोलता हूं? मुझे प्योर मेंबर चाहिए। प्योर मेंबर का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसपे कोई इंप्लॉय का लांछन नहीं लगा हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है? चल, तो प्राइवेट कंपनी के 200 मेंबर्स की काउंटिंग में आप लोगों को ऐसा बोलना है कि जॉइंट मेंबर्स, हाँ एग्जैक्टली, तीसरा पॉइंट ये था, जॉइंट मेंबर्स को हमेशा 1 काउंट किया जाता है। मैं हमेशा समझाता हूं, आपके अनीशा मैम और आपके सीजे सर ने मिलकर अगर कोई शेयर्स लिए हैं तो हम लोग तो 2 जिसमें एक जान है ना, हम दोनों को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर एज अ सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा, हमको अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा। बराबर है? तो अगर 10 कपल्स हैं, 10 कपल्स हैं तो 10 कपल को 20 लोग हो गए,
करेक्ट है। तो 20 नहीं काउंट किया जाता, 10 कपल को, एक कपल को 1 ही काउंट किया जाता है। ओके, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बाहर निकाल देना, फॉर्मर एम्प्लॉयज को बाहर निकाल देना। ये आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी था। अब अगर स्मॉल कंपनी की हम लोग यहां पर बात करेंगे, स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आ चुका है और स्मॉल कंपनी में थोड़ा तहलका भी मचा था। देखो स्मॉल कंपनी, सबसे पहली बात 85 क्लॉज के अंदर है और मेरे हिसाब से ना स्मॉल कंपनी एक स्टेटस है। क्या है बेटा? स्मॉल कंपनी इज जस्ट अ स्टेटस। स्टेटस का मतलब यह है कि आप हो तो एक तरीके की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी आपको रिलैक्सेशन देने के लिए आपको एक छोटी कंपनी बोला गया है। अब स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में आप सबसे पहले देखोगे कि स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज अदर देन अ प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, अरे सॉरी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब ये पब्लिक कंपनी नहीं होती है। चलो अच्छा है, मेरे मुंह से गलत निकल गया तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। क्या? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, इन्होंने क्राइटेरिया बनाया। कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि हम क्राइटेरिया बनाते हैं पेड अप शेयर कैपिटल का और टर्नओवर का। तो उन्होंने बोला देखो, सबसे पहले अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख एंड आपका टर्नओवर 2 करोड़, अगर आप इन दोनों लिमिट्स को फुलफिल कर देते हो तो आप स्मॉल कंपनी रहोगे। सबसे पहले बात समझना, बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब होता है कि आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, दोनों कंडीशन। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट के अंदर डली हुई है। 50 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल या उससे कम होना चाहिए एंड आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर के लेटेस्ट पीएनएल के हिसाब से आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप स्मॉल कंपनी रहोगे। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, 50 लाख और 2 करोड़ के बाद में उन्होंने लिखा और सच हायर अमाउंट। और सच हायर अमाउंट इसका मतलब क्या होता है? ये 50 लाख के और 2 करोड़ के अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? उन्होंने लिखा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब करना मतलब रूल्स की बात आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। ये कहां तक जा सकता है? ये 50 लाख जा सकता है 10 करोड़ तक, बराबर है, और ये 2 करोड़ जा सकता है 100 करोड़ तक। बहुत ही सुंदर। अब क्या हुआ, समय चेंज होता है, बिजनेस बढ़ता है, कंपनीज की औकात बढ़ती है, बिजनेस करने की औकात कंपनीज की चेंज हो जाती है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में भी इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन आया 2013 के अंदर जब 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट की गई, बराबर है। तो 2015 के अंदर उसको किया गया 2 करोड़ और 20 करोड़। फिर 2021 के अंदर उसको किया गया 4 करोड़ 40 करोड़। और अभी 2025 के एंड में, अभी 2025 के एंड में उसको किया गया 10 करोड़ और 100 करोड़। इसका मतलब गवर्नमेंट बोल रही है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को और बड़ा करा जाए। तो 50, 2, 2, 20, 4, 40, 10 और 100। अगर आप देखोगे प्रेजेंट लिमिट हमारे पास में क्या है? प्रेजेंट लिमिट हमारे पास में 10 करोड़ और 100 करोड़ की है। अब ये चेंज हो गया था आपका पिछले, ये चेंज हो गया था आपका, सॉरी, अभी दिसंबर 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर ये चेंज हो गया था। तो जाहिर सी बात है सितंबर 26 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स आपके लिए जो नई लिमिट है वही एप्लीकेबल है, वो है आपकी 10 करोड़ एंड 100 करोड़ की लिमिट। ये आपके आरटीपी के अंदर भी चेंज किया गया है फॉर सितंबर 26। तो जाहिर सी बात है आने वाले सभी अटेम्प्ट्स के लिए, अगर आप सितंबर 26 वाले बच्चे हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, या उसके बाद में आपका कोई अटेम्प्ट है, तो आपको 10 करोड़ और 100 करोड़ को ही यहां पर फॉलो करना है। ठीक है, 4 करोड़ और 40 करोड़ पुरानी लिमिट हो गई, उसको छोड़ देना। बात यह है दोनों लिमिट्स को चेक करना पड़ेगा, बोथ कंडीशंस नीड्स टू बी फॉलोड। लेकिन कौन स्मॉल कंपनी नहीं होता है और किसको यहां पर स्टेटस स्मॉल कंपनी का कभी भी नहीं मिलेगा? वो है आपका, अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी हो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। अगर आप कोई स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी हो तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। 85 के अंदर स्मॉल कंपनी की मैंने ओरिजिनल फिगर लिखे हैं। ओरिजिनल फिगर लिख के मैंने लिखा है हायर अमाउंट, फिर उनको क्रॉस किया है, क्रॉस करके मैंने लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब। मैक्सिमम 10 करोड़ या 100 करोड़ जा सकते हैं। सितंबर 26 ऑनवर्ड्स रेलेवेंट आपके लिए अमेंडमेंट है, वो मैंने लिख रखा है कि 10 करोड़ और 100 करोड़ पे चले गया है। होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, इनके लिए कभी भी लिमिट मत चेक करना, और पब्लिक कंपनी को तो कभी भी स्टेटस मिलेगा ही नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका स्मॉल कंपनी। अब आता है आपका ओपीसी। ओपीसी आता है 62 क्लॉज के अंदर। क्या सिंगल मेंबर के साथ में कंपनी को बनाया जा सकता है? द आंसर इज यस। 1 पर्सन कंपनी को बनाया गया क्योंकि बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, है ना। देखो कॉर्पोरेटाइजेशन तो करना ही है,
जो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे, अपने चाचा जो चने बेच रहे हैं, पूरी लाइबिलिटी अपने माथे लेकर बैठे हुए हैं, उनको कंपनी बनाना है पर अकेले बनाना है, उनको अलग होना है, कंपनी को अलग होना है, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप ओपीसी बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओपीसी में 1 मेंबर होता है, ये एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी सिंप्लीफाई की गई है, बहुत सारे रिलैक्सेशन है जो आप इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ोगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे फीचर्स तो इसके पास में होते ही है। मतलब प्राइवेट कंपनी एक बड़ा शब्द है और ओपीसी उसका एक टाइप है। सो ऑल ओपीसीज आर प्राइवेट बट ऑल प्राइवेट कंपनीज आर नॉट ओपीसी, इस बात का ध्यान रखना। पहले एक जमाने में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट या मिनिमम टर्नओवर की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ओपीसी हो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कहीं आपसे पूछा जाए एग्जाम या एग्जाम के बाहर, इंटेलिजेंट बनकर रहना, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा जाता है एंड नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टिल डेट। तो कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ओपीसी के केस में तो कोई टर्नओवर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब ओपीसी में पर्सन अकेला होता है, एक मेंबर, तो मेंबर को कुछ हो जाए तो कंपनी कौन चलाएगा? तो नॉमिनी को यहां पर अपॉइंट किया जाता है। किसको? नॉमिनी को। अब जो नॉमिनी होता है वो अपनी रिटर्न कंसेंट देता है कि मैं इस ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हां, अगर वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। अगर मेंबर उस नॉमिनी को चेंज करना चाहता है तो वो नोटिस दे सकता है कंपनी को और उस नॉमिनी को कि तू जा यहां से, मैं नया पर्सन लाऊंगा। मतलब नॉमिनी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, एक बार लिख दिया तो चेंज नहीं हो सकता, आसानी से हो सकता है, ठीक है। बट हां, उसकी रिटर्न कंसेंट जरूरी है। तो ओपीसी प्राइवेट कंपनी है, 1 पर्सन वाली कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी है, नॉमिनी कंपलसरी होता है, रिटर्न कंसेंट चाहिए, विड्रॉ कर सकता है अगर करना चाहे तो, अपनी कंसेंट और उसका अपॉइंटमेंट आरओसी को हमेशा बताया जाता है, नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है, मेंबर उसको चेंज कर सकता है। अब एक पर्सन एक ही ओपीसी में मेंबर रहेगा और एक पर्सन एक ही ओपीसी के अंदर नॉमिनी रहेगा। मतलब मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर सीजे एक ओपीसी में ऑलरेडी मेंबर है तो वो यहां नहीं बन सकता, अगर पप्पू एक ओपीसी में ऑलरेडी नॉमिनी है तो वो यहां नहीं बन सकता। हां, अगर एक ही पर्सन एक ओपीसी में मेंबर बनना चाहता है, दूसरी ओपीसी में वो नॉमिनी बनना चाहता है, वो ऐसा हो सकता है, अलाउड है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी मैं आपको बताता हूं। जैसे डीजे ओपीसी में अगर डीजे की मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है सीजे वो यहां पर मेंबर बन जाएगा, तो सीजे यहां पर भी मेंबर बन गया, यहां पर भी मेंबर बन गया। ऐसी स्थिति में मैं 2 ओपीसी के अंदर मेंबर बन जाऊंगा, तो मुझे 180 डेज के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा कि कौन सी ओपीसी के अंदर मैं एज ए मेंबर कंटिन्यू करना चाहता हूं, ठीक है। कौन मेंबर और नॉमिनी बन सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन एंड एन इंडियन सिटीजन। आपको 2 ही कंडीशन चेक करनी है, ओनली 2 कंडीशंस नीड्स टू बी चेक्ड। मेरी बात सुनो, आप एक नेचुरल पर्सन हो, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर नॉमिनी नहीं बन सकता, एक कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती, एक नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बनाएगा और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है वेदर और नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप रेसिडेंट इन इंडिया हो या अदरवाइज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 120 डेज को हम इग्नोर करेंगे, हमें चेक ही नहीं करना है। क्वेश्चन में दे रखा है 130 डेज 140 डेज, भाड़ में जाए, अपन को चेक ही नहीं करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, आपको सिर्फ 2 कंडीशन चेक करनी है, दैट्स इट। तो सर कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन एंड एन इंडियन सिटीजन, वेदर और नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसको इग्नोर करना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं। ओपीसी के अंदर क्या माइनर बन सकता है मेंबर या नॉमिनी? नहीं। क्या ओपीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब एक ओपीसी को हम जैसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी वाला काम और नहीं कर सकती हो, सेक्शन 8 कंपनी जैसे हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ओपीसी वैसे तो सारे काम कर सकती है पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाला, एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकती। ओपीसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का काम नहीं कर सकती। और ध्यान रखना, कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्पेशल पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट सेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आपका पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, फिर आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अब तीसरा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन आती है 46 क्लॉज के अंदर, सब्सिडरी की आती है 87 क्लॉज के अंदर और एसोसिएट की आती है 6 क्लॉज के अंदर।
अब होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिश्ता है वो बाप बेटे जैसा रिश्ता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज अ फादर, इज इट पॉसिबल टू डिफाइन अ फादर विदाउट यूजिंग द वर्ड चाइल्ड और चिल्ड्रन और सन और डॉटर? नहीं। देखो, आप क्या बोलोगे, पिता वो होते हैं जिनके औलाद होती है, जिनके बच्चे होते हैं, जिनके बच्चियां होती है, जिनका सिंगल चाइल्ड होता है, जो भी है, बट यू विल हैव टू यूज द वर्ड बच्चा, यू विल हैव टू यूज द वर्ड सन, डॉटर, चाइल्ड, बराबर है। होल्डिंग कंपनी को समझाने के लिए सब्सिडरी की आवश्यकता है, सब्सिडरी को समझाने के लिए होल्डिंग कंपनी की आवश्यकता है। दोनों इंटरकनेक्टेड डेफिनेशंस हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनी को समझाने के लिए हमें दो मेथड्स दिए गए कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग है, आपको कैसे मालूम चलेगा। हमने बोला एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो सकती है अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड अपना ले तो। पहला मेथड, अगर मैं दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को, कंपोजिशन मतलब कौन डायरेक्टर होगा कौन डायरेक्टर नहीं होगा, बराबर है, इसका अपॉइंटमेंट करना, इसका रिमूवल करना, ये सब करने का काम, कंपोजिशन का कंट्रोल। अगर किसी कंपनी के, देखो मैं हमेशा एग्जांपल क्या देता हूं, होल्डिंग कंपनी बड़े पापा का घर है और अपनी सब्सिडरी कंपनी अपना घर है। बड़े पापा बताते हैं हमारे घर में गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, बड़े पापा बताते हैं हमारे घर में एक और फ्लोर बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़े पापा बताते हैं कि हमारे यहां पर घर में शादी होगी तो बहू कैसी आएगी। ठीक है, तो ये बड़े पापा क्या कर रहे हैं, है तो अलग घर, है तो अलग कंपनी, पर पूरा का पूरा सारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। मतलब वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पिताजी है, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल चल रहा है, उनके डिसीजन पे। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मेजॉरिटी, उनके कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। या फिर होल्डिंग कंपनी वो होती है जो सब्सिडरी कंपनी की टोटल वोटिंग पावर में से मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ का मतलब यह होता है 50% से ज्यादा, एग्जैक्ट 50% की बात नहीं चल रही है, मोर देन वन हाफ का मतलब होता है मोर देन 50%। अभी मैं इसका ऑपरेशन करता हूं, आप लोग समझना। अगर सब्सिडरी में, सॉरी होल्डिंग में ये दो मेथड है, सब्सिडरी में भी दो मेथड है। देखो बस ऊपर का लाइन चेंज हो जाएगा कि ये रिलेशन में है विद अनदर कंपनी। ऐसी कंपनी सब्सिडरी होगी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, बराबर है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो होल्ड करती है और सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसके अंदर होल्ड किया जाता है। सो डेफिनेशन एक जैसी बनेगी, मेथड दोनों एक जैसे होंगे, बस बोलने का तरीका यहां पर अलग अलग होगा। मैं ऑपरेशन करता हूं। अगर 12 डायरेक्टर्स है, 12 के 12 डायरेक्टर्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, अच्छी बात है। 4 को कर रहे हो तो मेजोरिटी नहीं होगा, 6 को कर रहे हो तो मेजोरिटी नहीं होगा, 7 को कर रहे हो तो मेजोरिटी होगा। वोटिंग पावर मोर देन वन हाफ, मोर देन 50% लिखा है वोटिंग पावर का, 49% नहीं होगा, 50% भी नहीं होगा, 51% होगा। मैं तो कह रहा हूं 50.05% भी चलेगा, ये भी चलेगा। 50% से ज्यादा होना चाहिए, एंड ऑफ द स्टोरी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिखना 46 में होल्डिंग, 87 में सब्सिडरी। Holding company is a company which holds in subsidiary company, and subsidiary company is a company in which holding company holds through method number A, majority or all board of directors के composition, and exercises control more than one half of total voting power। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना मतलब उनके कंपोजिशन को कंट्रोल करना, यानी कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल को कंट्रोल करना, बराबर है। अच्छा, अब ये जो वोटिंग पावर को होल्ड करने का तरीका है ना, ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टली भी ओन कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी ओन कर सकते हो, है ना। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली के ऑपरेशन के लिए मैंने यहां पर लिख रखा है कि आप अगली शीट को रिफर करो, तो मेरे साथ में आना। देखो, होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली होल्ड कर सकती है सब्सिडरी के अंदर। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा हूं, बराबर है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी सब्सिडरी के थ्रू कर रहा हूं। इसे हम लोग ना चेन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वन और मोर सब्सिडरीज के थ्रू भी कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं। जैसे ये होल्डिंग कंपनी है ना, इसकी सब्सिडरी है बी, सब्सिडरी नंबर 1, और इसकी सब्सिडरी कंपनी 2 है सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए जो है वो डायरेक्टली डी के अंदर कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने बी को बोला कि तू 25% इसके अंदर लगा, और मैंने सी को बोला तू 26% इसके अंदर लगा। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या, नहीं। क्या इनडायरेक्ट है, हां।
25 और 26 को मैं ऐड करूंगा तो 51 आता है, और 51 50 से ज्यादा है, तो ए होल्डिंग कंपनी बनेगी डी की। डायरेक्टली नहीं बन रही है बट इनडायरेक्टली बन रही है, मैं अपने वन और मोर सब्सिडरीज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके अंदर। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या तो आप अकेले करो डायरेक्टली, या आप इनडायरेक्टली करो, या आप कॉम्बिनेशन यूज कर लो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आप भी पैसा लगाओ और आप अपने सब्सिडरीज को बोलकर भी पैसा लगाओ। मैं इसके बिना अलग अलग केसेस यहां पर हमेशा समझाता हूं। ये देखो, मेरी सब्सिडरी और सब्सिडरी ने यहां पर पैसा डाला इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट पैसा गया 20 और मैंने डायरेक्टली पैसा डाला 45, तो 45 और 20 65। तो क्या सी ए की सब्सिडरी होगी? द आंसर इज यस, 65 इज मोर देन 1/2। ठीक है। दूसरा केस ये आता है, मेरी बी सब्सिडरी है क्या? नहीं। अरे भाई साहब, मेरी सब्सिडरी का पैसा लगा होना चाहिए। अगर बी ही मेरी सब्सिडरी नहीं है, बी अगर सी में पैसा लगा भी दे तो भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इनडायरेक्ट होल्डिंग तो कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट होल्डिंग में मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया था, क्या लिखा था मैंने? थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। देखो आप यहां पर देखो, थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। अरे सब्सिडरी तो होना चाहिए ना भैया, सब्सिडरी तो होना चाहिए। आप ही मेरी सब्सिडरी नहीं हो तो आपके फिर होल्डिंग का मैं क्या करूं? मैं डायरेक्ट वाला पकड़ूंगा 45%, जो कि 50% से कम होता है। तो यहां पर ए और सी के बीच में रिश्ता नहीं है, लेकिन यहां पर ए और सी के बीच में रिश्ता है। सो ये होल्डिंग और सब्सिडरी का मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा तरीका बताया है। जब भी वोटिंग पावर आप कैलकुलेट करते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा देना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास में वोटिंग राइट्स जनरली नहीं होते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट मत करना। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप उनको भी मत लेना, क्योंकि जब तक कन्वर्ट नहीं होते तब तक वोटिंग राइट्स तो आते नहीं है। और डिबेंचर्स की तो बात आती ही नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की भी बात आती नहीं है। इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन आती है कि सर अगर सब्सिडरी है, मोर देन 1/2 से ज्यादा होल्ड करेंगे तो सब्सिडरी है। सर कुछ कंपनीज होती है जो दूसरी कंपनीज के अंदर 20%, 25%, 30%, 40% होल्ड करती है। सर वो भी तो काफी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। द आंसर इज यस, उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देखो, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा तो होल्ड नहीं कर रही है, पर भाई साहब 20% एटलीस्ट होल्ड करती है, तो भाई साहब हम ऐसा बोलते हैं कि उस कंपनी का दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यह होता है कि जब मैं एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 60% होल्ड करेगी तो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। हमें 60% की बात नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 20% होते हो तो हम इस वाली कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। 10% में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एग्जैक्ट 50% में एसोसिएट कंपनी है। सर 50% से ज्यादा हो जाता तो, अगर 50% से ज्यादा हो जाता तो हम इसको क्या बोलते? हम इसको बोलते सब्सिडरी कंपनी। सो इसीलिए एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन में मैं हमेशा यह बोलता हूं दैट इट इज इन रिलेशन टू अनदर कंपनी where a company in which other company holds at least 20% but maximum 50% of total voting power, उसको significant influence बोलते हैं। और एसोसिएट कंपनी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं होती, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम 50% हो सकता है। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, एग्जैक्ट 50% हो एसोसिएट है, 50% से हल्का सा भी ज्यादा हो सब्सिडरी कंपनी है। और एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी के साथ में आपका थर्ड वाला भी कंप्लीट होता है। फोर्थ वाला जो कंट्रोल के ऊपर, ये कंट्रोल नहीं है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग है, इसको ध्यान रख, मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। ओके, लिस्टिंग के बेसिस में यहां पर आप लोग देखोगे लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन बहुत आसान है। उन लोगों ने यह बोला है कि भाई साहब ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हम उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, क्लॉज नंबर 52 के अंदर। और अनलिस्टेड कंपनी के लिए कोई अलग से क्लॉज नहीं बनाया गया है, वो लिस्टेड कंपनी के साथ में ही उसको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन ये है कि जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी बोली जाती है। सो लिस्टेड कंपनी में ज्यादा ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फिफ्थ एंड द लास्ट फेज, जो है अदर क्लासेस ऑफ द कंपनीज। इसमें सबसे पहले आप लोग देखोगे सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखोगे फॉरेन कंपनी, डोरमेंट, निधि और पीएफआई, ठीक है। अब मेरी बात समझना, सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है।
चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ में बनाई जाती है, प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, बराबर है। अगर कोई सरप्लस रह भी जाता है, देखो ऐसी कंपनीज हैं जो बोल रही है हमको कॉर्पोरेट नेचर में रहना है बट हमको प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, हमको आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, रिलीजन के लिए, कोई चैरिटी के लिए, कोई पर्पस के लिए, एनवायरमेंट के लिए हमको काम करना है, हम चैरिटी में रहना चाहते हैं, आप रहो, आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करो। आपके पास में अगर कोई सरप्लस रह भी जाता है तो आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पैसा बच जाता है तो भी आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, सबसे बड़ी बात है। सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड लगाने का कोई जरूरत भी नहीं है, वो अपने नाम के पीछे फाउंडेशन, एसोसिएशन, ऐसे सारी चीजें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में कुछ बातें ध्यान रखना। सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस देने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है और बोलती है कि आप अपने नाम के पीछे ये सारे शब्द मत लगाओ, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर रीजनल डायरेक्टर को दे रखी है कि वो आपका लाइसेंस वापस भी ले सकते हैं। ऐसा कब होता है? 3 सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन किया सेक्शन 8 की कंडीशंस का, आपने कंपनी को फ्रॉडुलेंट तरीके से यहां पर उसके अफेयर्स को चलाया, या फिर आपने ऐसा काम किया विच इज प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, इन 3 में से कोई भी कारण होता है तो रीजनल डायरेक्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। हां, आपको एक रिटर्न नोटिस देंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, यानी कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो आपका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। अब ऑर्डर कैसे आ सकते हैं? वो आपको ये बोल सकते हैं कि या तो आप किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में अमलगमेट हो जाओ। मतलब जैसे एक सेक्शन 8 कंपनी बनी है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन। मीर फाउंडेशन काम करता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो वुमेन होती है उनकी लाइफ के लिए। सलमान खान की एक और फाउंडेशन है जो है डियर फाउंडेशन, ठीक है। तो क्या मीर फाउंडेशन ने अगर कुछ गड़बड़ करी तो क्या मीर फाउंडेशन डियर फाउंडेशन के साथ में अमलगमेट हो सकती है? द आंसर इज नो। जब भी अमलगमेशन होता है दो सेक्शन 8 कंपनीज का, उनका ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए। अगर एक तीसरी कोई अच्छी फाउंडेशन है जिसका नाम है चीर फाउंडेशन, वो भी वुमेन सेफ्टी के लिए काम करता है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करता है, तो फिर शाहरुख का जो मीर फाउंडेशन है और जो चीर फाउंडेशन है हम उनको अमलगमेट कर सकते हैं। तो पहला ऑर्डर आ सकता है कि अमलगमेट करो, दूसरे तरीके का ऑर्डर आ सकता है वाइंड अप करने के लिए, और तीसरे तरीके का ऑर्डर आ सकता है कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, मतलब कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, आप नॉर्मल सेक्शन 8 कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बन जाओ और अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा लो, बराबर है। अगर सेक्शन 8 का आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस किया, कंपनी के ऊपर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, और मेंबर्स के ऊपर यानी कि डायरेक्टर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर यहां पर डिफॉल्ट है 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का। फ्रॉडुलेंट तरीके से काम किया तो 447 की पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां पर मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं वो आप लोग यहां से देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है ना बेटा, वो आती है क्लॉज नंबर 45 के अंदर। आपने बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के नाम सुने होंगे। गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन भी ना बेटा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, दोनों को मिला देते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। होल्डिंग सब्सिडरी के रिश्ते में हम चेक करते हैं मोर देन 1/2। गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग चेक करते हैं नॉट लेस देन 51%। यहां पर नॉट लेस देन 51% का मतलब होता है कि मिनिमम 51% तो चाहिए ही चाहिए। मतलब होल्डिंग सब्सिडरी में 50% का क्राइटेरिया लगता है, यहां पर 51% का क्राइटेरिया लगता है। इस बात का ध्यान रखना। क्या एग्जैक्ट 51% चलेगा? चलेगा। सर ये तो बताओ 51% क्या? वोटिंग पावर। कौन? अगर किसी कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट 51%, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लगवा दिया, एलआईसी से पैसा लगवा दिया, किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी से पैसा लगवा दिया, नहीं भाई साहब, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर करना। कंपनी के अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट का पैसा होना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 51%, तो हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट यह है इस डेफिनेशन का
कि इस डेफिनेशन में उन्होंने बोला एंड इट इंक्लूड्स व्हाट, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो हम उसे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना, आपको होल्डिंग सब्सिडरी को चेक करने के लिए मोर देन 1/2 चेक करना है और गवर्नमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए 51% आपको चेक करना है। ठीक है, ये मैंने कुछ ऑपरेशन कर रखा है कि एक कंपनी होल्डिंग है, वो खुद गवर्नमेंट कंपनी है, वो किसी दूसरे के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके अंदर 62% होल्ड करती है, तो ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। राजस्थान का पैसा है, गुजरात का पैसा है, 45% पैसा 51% से कम है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। सर गवर्नमेंट का पैसा तो चलेगा पर दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के पैसे को इग्नोर करना, एलआईसी के पैसे को इग्नोर करना, सिंपल सी बात है। ये सारे केसेस आप लोग देख सकते हो। फॉरेन कंपनी क्लॉज नंबर 42 के अंदर है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। मतलब देखो, कंपनी की डेफिनेशन आती है सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 20 के अंदर। 220 क्या बोलता है, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20, अ कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। पर अगर आप मेरे कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो बेटा, तो फिर आप बाहर रजिस्टर्ड हो, बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आप बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, मेरी बात सुनो, और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, इफ योर प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया, तो मेरी बात सुनो, आप खुद या फिर एजेंट के थ्रू, आप फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आप इंडिया के बाहर, अगर आप बिजनेस करते हो और इंडिया के बाहर ही बने हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इंडिया के बाहर बने हो और इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आप मेरे लिए फॉरेन कंपनी हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मींस यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अगला आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी 455 के अंदर आता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना पड़ता है। आपने कंपनी बना दी, आपने कंपनी बनाई, आज आप धंधा नहीं करने वाले हो, आपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को बनाया है, आपने इस कंपनी को बनाया है किसी एसेट को होल्ड करने के लिए, आपने बनाया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। देखो मेरे माइंड में बहुत क्रेजी आइडिया है, 5 साल के बाद में उस चीज का मार्केट बनेगा, आज नहीं है। मैं ऐप बनाने वाला हूं, मैंने उस ऐप को ना, उस आइडिया को मुझे ट्रेडमार्क करवाना है, मुझे कॉपीराइट करवाना है। अब क्योंकि और कोई चुरा लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर मुझे बिजनेस भी आज चालू नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कंपनी बनाता हूं, उस कंपनी के नाम पर मेरा आइडिया का ट्रेडमार्क करवाता हूं, उस कंपनी को मैं ट्रेडमार्क दिलवाता हूं, कॉपीराइट दिलवाता हूं, पेटेंट दिलवाता हूं, बराबर है। तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैं कंपनी में आज धंधा नहीं कर रहा हूं, मैं 2 साल के बाद धंधा करूंगा, मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बना रहा हूं, और उसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एसएटी। कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब वो एक तरीके से ना कंपनी इनएक्टिव है। तो ऐसी कंपनी को क्या डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जा सकता है? द आंसर इज यस। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस कौन कौन से होते हैं? देखो, धंधे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एसएटी होगा, वो नहीं होना चाहिए अगर आप डोरमेंट का स्टेटस लेना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपने रो करना है तो पापा के पास जाओ। सर रो करना है मतलब पापा के पास जाओ, मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो आपने आपने क्या क्या करा है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो इधर आ जाओ। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इनएक्टिव कंपनी होती है, मतलब जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कोई भी बिजनेस नहीं होता है, मतलब पिछले 2 सालों में ना तो उस कंपनी ने कोई बिजनेस किया है, ना उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल किया है, ना उसने एनुअल रिटर्न को फाइल किया है। भाई साहब मेरी बात सुन लो, अगर आप ऐसी कंपनी हो तो आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। लेकिन सर एसएटी किसको बोलना और किसको नहीं बोलना? तो उन्होंने बोला ज्यादा रो मत करना वरना पापा को पास में जाओ। रो पा ये ऐसे पॉइंट है जो एसएटी कंसिडर नहीं किए जा सकते। आरओ का मतलब यह होता है अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को पेमेंट करा है किसी फीस का, आप उसको कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन मत मानना। आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, आपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन मत मानना। आपने कोई भी पेमेंट किया है किसी एक्ट के कहने पे, किसी प्रोविजन के कहने पे, बिजनेस का ट्रांजैक्शन मत मानना। आपने शेयर्स
इशू किए थे, अलॉटमेंट पे खर्चा किया है, उससे आप धंधे का ट्रांजैक्शन मत मानना। ROP और ACOM एसिटी नहीं मानते हैं। अगर आप ये करोगे तो भी डोरमेंट स्टेटस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, वो आपका एसेटी हो जाएगा, तो फिर आप डोरमेंट स्टेटस नहीं ले पाओगे। तो ये होता है डोरमेंट कंपनी 455 के अंदर। 406 के अंदर निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट आता है। निधि कंपनी एक टाइप ऑफ कंपनी होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी। इसका नाम ना एंड होता है निधि लिमिटेड के साथ में। ये एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के तरीके से काम करती है। ऐसे ही निधि कंपनी नहीं बनती, ऑफिशियल गैजेट में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वही कंपनीज निधि कंपनीज बनती है। बेसिकली क्या है, निधि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को लोन्स देते हैं म्यूचुअली, वो एक दूसरे की सेविंग्स को बढ़ाते हैं, इसलिए से म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोला जाता है ना। ये हैबिट, जो सेविंग्स की हैबिट है उसको कल्टीवेट करने के लिए, थ्रिफ्ट की जो आदत है उसको बढ़ाने के लिए ये निधि कंपनी को यहां पर बनाया जाता है। ये अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है और उन्हीं को लोन्स प्रोवाइड करती है, माइक्रो फाइनेंसिंग जैसा काम होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज द हैबिट ऑफ सेविंग्स। डिपॉजिट मेंबर से ही लेगी, उन्हीं को लोन्स प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक कंपनी होती है एक तरीके की, जिसके नाम के एंड में निधि लिमिटेड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में इनको नोटिफाई करती है। लास्ट डेफिनेशन आपकी आती है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो 72 क्लॉज के अंदर है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी, पर पहला शब्द है पब्लिक। जब भी पब्लिक नाम आता है ना, आप उसको कभी कभी एसोसिएट करते हो गवर्नमेंट के साथ में, और ये ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंपनीज तो है, बट साथ में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं। इसमें ना 72 की डेफिनेशन के अंदर ना 2 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट है जो ऑलरेडी उनका कहना है कि नोटिफाइड है। नोटिफाइड का मतलब है हम आपको बता रहे हैं पहले से, हम लिस्ट दे रहे हैं कि ये पीएफआई होगा। जैसे LIC एक पीएफआई है, आपका IDFC लिमिटेड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बराबर है, ये भी आपका पीएफआई है। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपका पीएफआई है। पुराने कंपनीज एक्ट में जिनको पीएफआई का स्टेटस मिला था वो 2013 में भी पीएफआई रहेंगे। तो सर ये तो नोटिफाइड है, क्या फ्यूचर में और किसी को पीएफआई जैसे नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। उनको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली बात, उनको किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी बनेगी तो सेंट्रल एक्ट के अंडर बनेगी या कोई स्टेट एक्ट के अंदर बनेगी, बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरा, आपके अंदर 51% जो पैसा है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। बेसिकली यू हैव टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सारी गवर्नमेंट कंपनी पीएफआई नहीं होती है, एक बात समझ लो। आप बोलोगे कि सर हर कंपनी पीएफआई होती है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है ना। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो फाइनेंस के काम में है वो पीएफआई का स्टेटस यहां पर ले सकती है। सो स्पेसिफाइड है LIC, UTI, IDFC, ये सब नोटिफाई किया जा सकता है अगर आप इन 2 कंडीशन को फुलफिल करोगे तो सारे पीएफआई गवर्नमेंट कंपनी होते हैं, बट सारी गवर्नमेंट कंपनी पीएफआई नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर होते हैं उनको हम यहां पर पीएफआई मानते हैं। इसी के साथ में आपकी सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज यहां पर कंप्लीट होती है। आई नो ये लॉ बाइट का वीडियो, बाइट तो नहीं रहा, थोड़ा सा थाली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इफ आई हैव टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज तो मुझे ये करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, इफ यू सी ना, हमने इस 1 घंटे के पीरियड के अंदर हमने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने टोटल 18 टाइप्स ऑफ कंपनीज को यहां पर कवर किया है। अगला लॉ बाइट का जो वीडियो आने वाला है वो अच्छा वीडियो आने वाला है। आप लोगों ने प्रेजेंटमेंट रिलेटेड टॉपिक पे क्लैरिटी मांगी थी मुझसे, तो मैं प्रेजेंटमेंट के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं और 1-2 वीडियो और आने वाले हैं। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर बने रहिए, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपको लॉ बाइट्स चाहिए, तो वो सीजे आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस बाइट के लिए इतना ही। दीज आर द स्मॉल वीडियोस बट विथ लार्ज इंपैक्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लॉ बाइट वीडियो with a different topic and with a lot more energy. Until then, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day. Have a good life. Have a good night. And most importantly, you know this. Love you all. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye, bachcha log. Bye.